गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम हिंदी गद्य का विकास इसके बारे में ऊपरी तौर पर चर्चा करते हैं। कभी कभार इसे लेकर टिप्पणी के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हिंदी का जो किताब है गद्य चयन वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसका कोई डाइजेस्ट और ये नहीं रहता है। आप उसके खौफ में मत रहिए कि नहीं हम डाइजेस्ट से काम करेंगे, ये होगा, नहीं होता है। तो किताब आप खरीदिए, गद्य चयन, हिंदी गद्य का विकास। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी का अधिकांश साहित्य पद्यमय था। हिंदी गद्य का विकास देखने से पहले मैं आपको हिंदी साहित्य के विषय के बारे में ऊपरी तौर पर थोड़ी जानकारी करके बताता हूँ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये हिंदी का काल विभाजन है। देखिए, तो आधुनिक काल से पूर्व हिंदी का अधिकांश साहित्य पद्यमय था। पूरा का पूरा पद्य में लिखते थे। गद्य की कुछ छुटपुट रचनाएं ही मिलती है। गंगकृत चंद छंद, वर्णत की महिमा तथा स्वामी प्राणनाथ क्रोध, कुतुब शतक, ये मध्यकालीन गद्य के स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली रचनाएं हैं। और इस प्रकार से गिने चुने कुछ साहित्यकारों ने ये गद्य लिखा था। लेकिन आधुनिक काल का जो समय है 1900 से, मतलब जब ये हुआ तब से लेकर 1950 से लेकर आज तक के समय को हम लोग आधुनिक युग का काल समझ सकते हैं। देखिए, आज भी यदि कोई साहित्य लिखता है तो वो आधुनिक काल का ही साहित्य हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में गद्य की वास्तविक साहित्यिक प्रतिष्ठा हुई। अनुकूल परिस्थितियों तथा वातावरण के कारण गद्य का बहुमुखी विकास हुआ। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक के बाद गद्य का प्रवेश काव्य रचना के क्षेत्र में भी हो गया। गद्य के बढ़ते हुए प्रभाव ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रस्तावित आधुनिक काल के नामकरण गद्य काल को निर्विवाद रूप से प्रमाणित कर दिया। अभी ये आधुनिक काल करके इसका नामकरण जो है आचार्य शुक्ल जी ने किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और इस प्रकार से इसे पहले भी काल विभाजन आदि हुआ, ये किया गया, लेकिन इधर हमारे अध्ययन के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही नाम इन्होंने दिया है। देखिए, फिर खड़ी बोली गद्य की प्रतिष्ठा तथा विकास में नवजागरण का विशेष हाथ है। खड़ी बोली हिंदी मतलब सबको समझ में आती है वो हिंदी। अभी हम जो बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सभी क्या है, खड़ी बोली हिंदी है। उर्दू मिश्रित हिंदी अलग होती है उनकी। ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ओके, वो हमारे समझ में नहीं आती है। आपने कभी तुलसी के दोहे देखे होंगे, उसका भावार्थ हमें आपको बताना पड़ता है। लेकिन ये जो है ये खड़ी बोली हिंदी है, जो हर कोई भी इसको पढ़कर समझ सकता है। पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा के संपर्क, वैज्ञानिक एवं तार्किक बोध, यथार्थ जीवन दृष्टि के विकास से भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में नव जागरण की जो लहर उत्पन्न हुई, उसकी अभिव्यक्ति के लिए श्रृंगार और भक्ति भावों के माध्यम भाषा, ब्रज भाषा अक्षम सिद्ध हुई। और सांस्कृतिक जीवन में नवजागरण करना, भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में नवजागरण करना कोई आम बात नहीं है। और ये भाषा के माध्यम से ही सिद्ध हुआ। और भक्ति भावों की जो भाषा थी वो है ब्रज भाषा। समाज में सुधार करना है, फिर और कोई सांस्कृतिक ये करना है, तो भक्ति भावों के ऊपर हमें ज़्यादा जोर देना है, ताकि लोग उसे सुनते हैं और भक्ति भावना, जैसे कवि तुलसी के आदि दोहे हो, मीराबाई के भजन हो, ओके, इस प्रकार से ये साहित्य उस समय लिखा गया। देखिए, इसलिए उसके स्थान पर मुगल छावनियों में बाजारू भाषा के रूप में प्रतिष्ठित दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली खड़ी बोली अग्रसर हुई। नवजागरण की चेतना को व्यापक जनसमूह में संप्रेषित करने का कार्य खड़ी बोली गद्य के द्वारा संपन्न हुआ। और खड़ी बोली गद्य जो है
उन्होंने व्यापक जनसमूह में संप्रेषित करने का कार्य किया इस भाषा का। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक उन्नायकों में योग वशिष्ठ के रचयिता राम प्रसाद निरंजनी, सुख सागर के रचयिता मुंशी सदासुख लाल राय, रानी केतकी की कहानी के रचयिता ईशा अल्लाह खां के नाम उल्लेखनीय है। राम प्रसाद निरंजनी की खड़ी बोली परिष्कृत है। सदासुख लाल की शैली में पंडिताऊपन तथा फारसी निष्ठता अधिक है। ईशा की भाषा में ईशा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी उन्होंने लिखी है। देखिए, भाषा में तुकात्मकता तथा हास्य की प्रधानता है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 की स्थापना करके सरकार ने खड़ी बोली गद्य के विकास को सुनियोजित करने का प्रयास किया। देखिए, कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में लल्लू लाल और सदल मिश्र 2 लेखक अध्यापक पद पर कार्यरत थे। वो 2 लेखक थे लेकिन अध्यापन करने का काम भी करते थे। लल्लू लाल ने सिंहासन 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक, माधोनल तथा प्रेम सागर की रचना की। इनकी ख्याति का मुख्य आधार प्रेम सागर है। लल्लू लाल की भाषा उस समय के शिक्षित वर्ग, शासक वर्ग तथा धर्म प्रचारकों के बीच प्रचलित भाषा का समग्र चित्र प्रस्तुत करती है। भाषा का मानक रूप निश्चित न होने के कारण उन्हें विन्ने आदि ठेठ प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं। लल्लू लाल अपनी भाषा में काव्य का आस्वाद पैदा करना चाहते हैं। आस्वाद कब मिलता है हमें? वो साहित्य उतना पढ़ने के बाद हम प्रसन्न होना चाहिए। हमें आस्वाद उसके प्रति रुचि बढ़ती है हमारी कि नहीं, ये साहित्य अच्छा है। कविता में अलंकार होने चाहिए ताकि वो कविता की सुंदरता जो है और बढ़ती है। जैसे कि हम लोग गहने पहनते हैं, उसी प्रकार कविता के जो अलंकार है वो उस भाषा को और भी बड़ा कर देते हैं। उन्होंने अलंकार और तुकों का प्रयोग किया है। इन पर ब्रजभाषा का पर्याप्त प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे पंडित हैं सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान तथा रामचरित की रचना की है। अभी रामचरित तुलसीदास का जो है बोला, ये सदल मिश्र जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान तथा रामचरित की रचना की है। मिश्र जी की भाषा में अनावश्यक कृत्रिमता नहीं है। गद्य में पद्य की घुसपैठ भी नहीं है। गद्य में बीच में ही पद्य, ऐसे भी एक एक लेखक एक एक कवि करते हैं, लेकिन इनके साहित्य में वैसी बातें हमें देखने को नहीं मिलती है। साहित्य भाषा के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद मिश्र जी की भाषा में पूर्वी बोलियों का प्रभाव तथा भद्दी वाक्य रचना देखी जा सकती है। पूर्वी बोलियों का, पहले की इसमें जो बोलियां बोली जाती थी उसका प्रयोग देखने को मिलता है, तथा भद्दी वाक्य रचना थोड़ी बहुत ये होती है। वाक्य रचना उनकी अर्थपूर्ण होना चाहिए, शब्द अर्थपूर्ण शब्दों से वाक्य बनता है, और फिर वो वाक्य हम पढ़ेंगे या कोई उसके बारे में हमें पढ़ा रहा है, बता रहा है, तो वो वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। देखिए, खड़ी बोली की साहित्यिक परंपरा को अग्रसर करने वाले 2 चर्चित लेखक हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। ये चर्चित लेखक है। अग्रसर आगे बढ़ाने का कार्य करने वाले ये है। शिव प्रसाद हिंदी को उर्दू शैली के समीप रखने के पक्षपाती थे। उर्दू शैली के समीप हम इसको रखेंगे, हिंदी को ऐसे बोल रहे थे शिव प्रसाद जी। और लक्ष्मण सिंह हिंदी में संस्कृत की तत्समता को महत्व देते थे। हिंदी में संस्कृत के भी शब्द तत्सम जैसे के वैसे लिए गए हैं, उन शब्दों को तत्सम कहा जाता है। तद्भव
उस शब्द के बदले दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको तद्भव बोलते हैं। दोनों तरह की अतिरंजनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्होंने उनके दोनों के इसमें सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, भारतेंदु ने हिंदी भाषा के ऐसे स्वरूप को प्रतिष्ठित किया जिसमें शिक्षित, अशिक्षित, हिंदू और मुसलमान सभी समाजों तथा वर्गों में प्रचलित शब्दों तथा प्रयोगों का समन्वय था। भारतेंदु ने खड़ी बोली को स्वतंत्र रचनात्मक शक्ति दी। अब यह मात्र अनुवाद की भाषा नहीं रही और इस प्रकार से इस भाषा का अनुवाद लोग करते थे कि खड़ी बोली का अनुवाद के लिए हम कार्य करेंगे, ट्रांसलेशन के लिए, लेकिन आज वो उसी में ही सीमित नहीं है बल्कि स्वतंत्र विचारों की भाषा बन गई। निबंध, नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि अनेक गद्य विधाओं में इसे अनेक विकसित होने का अवसर मिला। ये पूरी की पूरी गद्य की विधाएं हैं। इसमें से आपको आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म, तुलनात्मक अध्ययन जो होता है वो, निबंध आपको मालूम है, ऐसे, नाटक, ड्रामा, उपन्यास, नॉवेल, ओके, विकसित होने का अवसर मिला। भारतेंदु मंडल के लेखकों प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ने खड़ी बोली गद्य को अपनी रचनात्मक प्रतिभा से विकसित किया। प्रताप नारायण मिश्र ने भाषा की सहजता की रक्षा करते हुए मानक भाषा और जनभाषा के अंतर को विस्मृत कर दिया। शब्द रचना की प्रत्ययात्मक अनुशुद्धियाँ तथा पूर्वीपन इनकी भाषा में देखे जा सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट, लक्ष्मण सिंह तथा शिव प्रसाद दोनों ही शैलियों का सफलतापूर्वक एक ही निबंध में प्रयोग कर लेते हैं और इस प्रकार के ये लेखक हैं जिनकी जानकारी हमने देखी, मैंने नाम पढ़े इधर, और इन सब की एक एक अलग अलग शैलियाँ हैं। शिव प्रसाद ने दोनों ही शैलियों का सफलतापूर्वक एक ही निबंध में प्रयोग कर लेते थे, एक ही निबंध में प्रयोग करते थे। तो एक अनोखे ऐसी हस्तियाँ हैं, मशहूर लेखक, कवि आदि है। और इस प्रकार से अगले क्लास में हम बचे हुए हिंदी गद्य का विकास जो है, मतलब बचे हुए हिस्से के बारे में देखेंगे और एक क्लास में ये गद्य का जो विकास किस प्रकार हुआ ये ख़त्म होता है पूरा का पूरा। उसके बाद हम सीधा विषय की ओर आएंगे। यदि आपको कुछ समझ में आए तो पूछना। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं पेजेस देख के, या फिर पीडीएफ के माध्यम से आपको इसको सेंड करेंगे। ओके, धन्यवाद।